जज आपने देखें, मैं अपने ईमान से आज आपके सामने आपको अनऑफिशियली अगर आप पूछ रहे हैं बता रहा हूँ कि मेरे रूहें खड़े हो जाते थे जब मैं गैर कानूनी चीज़ के लिए सोचता था। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ सुने परवेज़ मुशर्रफ को बेल अगर दी थी जजेस डिटेंशन केस में तो वो ये बंदा है। और अगर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर अगर हमने वो FIR लाल मस्जिद वाली दाखिल करवाई थी वो भी ये बंदा है। सर कोई दबाव होता है दबाव उसके ऊपर होता है जिसके कोई पाँव वाँव किसी जगह भीगे हुए होते हैं तो फिर दबाव होता है। अगर ये चीज़ ना हो तो दबाव डालने वाले भी कतराते हैं। जो नेक्स्ट डे वो 4:45 बजे दूसरा पैनल जो मिस्टर खावंद बख्श जहेजो का पैनल था वो आया और उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि हमने रात को, जबकि रात को मैं नहीं देख सका था, बहरहाल उनके डिस्क्लोजर पे मैंने उसको प्रिंट आउट करवा के कापी दूसरे साइड को दी और दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स एट लेंथ मैंने सुने, जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हम अभी USB के ज़रिए अपनी सेंट्रल ऑफिस फेडरल इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। उसमें जब बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए, फाइनली मैंने उनको अपील नंबर 1 दिया था हलीम आदिल को और अपील नंबर 2 मैंने दिया था मिस्टर खावंद बख्श जहेजो के पैनल को। दोनों अपीलों को एट लेंथ सुनने के बाद मेरी जो डिटर्मिनेशन एक ऑर्डर की सूरत में मैंने डिलीवर की, उसमें मैंने अपील नंबर 1 अलाउ की और अपील नंबर 2 डिसमिस की। अपील नंबर 2 डिसमिसल जिन ग्राउंड्स पे की वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट हैं और अपील नंबर 1 जिन ग्राउंड्स पे मैंने अलाउ की वो भी वहाँ पे मेरे ऑर्डर के अंदर डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस की हुई है। उससे नतीजा ये निकला कि पैनल नंबर 2 जो है वो एक बंदा मोहम्मद ज़हीर सक्कर के GS थे पुराने, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ रूल 8 अगर एक इलेक्शन रूल्स जो हैं हमारे उसके तहत अगर एक बंदा कोई भी डिस्क्वालीफाई होता है तो बाकी पूरा का पूरा पैनल जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस वजह से वो पूरा पैनल डिस्क्वालीफाई हो गया एक बंदे की वजह से और वो मैंने सेंट्रल ऑफिस को डिसीजन भेज दी। आज हमें ये वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो हम आज ये सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड सील करके और सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद को भेज रहे हैं। जो ये पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स जो भी जैसे चली हैं वो वैसी की वैसी हम उनको भेज रहे हैं और USB के साथ कि जिसमें वो पूरी प्रोसीडिंग्स हमने उसमें इन कैमरा की हुई हैं और उनको रिकॉर्डिंग की हुई है। यानी हमने कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें वहाँ पे जो की हुई हैं वो सारी की सारी हमें भेजनी हैं। तो ये आपके लिए ये इत्ला है कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिंध के तौर पे अब उसमें नतीजे में हलीम आदिल पैनल जो है वो अनअपोज हो गया, उसके अपोजिशन में कोई भी नहीं रहा एक पैनल के डिस्क्वालिफिकेशन होने की वजह से। जी मैं बताता हूँ। इसमें है हलीम आदिल शेख प्रेसिडेंट, राजा अजहर खान SVP, पीर जमान शाह जीलानी VP, दावा खान VP, एडवोकेट अली अहमद पल GS जनरल सेक्रेटरी, अमानुल्लाह एडिशनल GS, एडवोकेट अब्दुल जलील मरवत DGS कराची, आफ्ताब हुसैन कुरैशी DGS मीरपुर खास, वली मोहम्मद DGS लाड़काना, नदीम राजपूत DGS नवाबशाह, इमरान अली कुरैशी DGS हैदराबाद, गोहर खान खोसो DGS सक्खर, अनवर मेहदी जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मुबशर हाफिजुल हक जॉइंट सेक्रेटरी, नाजिश भट्टी जॉइंट सेक्रेटरी, जाफरुल हसन जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद नदीम जिलानी जॉइंट सेक्रेटरी। ये सारा का सारा पैनल 17 जिस तरह से वो वहाँ से ऊपर से आया था इसी तरह से वो पूरा का पूरा 17 का पैनल है ये। अच्छा सर ये बताइएगा इस बार जो माजी में जो इलेक्शन करवाए गए जिस तरीके से जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुआ बैरिस्टर गौहर साहब, उनका नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया था जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से इतराज़ात उठाए गए और फिर वो अदालत में पेश भी नहीं कर सकी जो PTI की वकला टीम थी। अब क्या समझते हैं कि कोऑप प्रोसेस हुआ है, जो चीफ जस्टिस की डिमांड थी कवानीन के मुताबिक के जगह का तयन किया गया, वर्कर्स को इन्फॉर्म किया गया,
किस तरीके से प्रोसेस हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस बार वो तमाम तर जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उसको देखते हुए तमाम तर जो चीफ जस्टिस और जो कानून की डिमांड थी वो पूरी की गई है इस बार इलेक्शन? देखिए, हमने अपनी तय पूरी कोशिश की है कि जो जजमेंट में जो जो फॉल्ट्स दिए गए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के, उन जजमेंट्स के उन सब फॉल्ट्स को नज़र में रख के, आपको बड़ी हैरत होगी कि हम डेली बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग जूम मीटिंग में हर उस स्टेज को डिस्कस करते थे डिटेल में, और उस डिस्कशन के बाद उसको उस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश करते थे या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे जिस तरह जजमेंट में वो डिस्कस हुआ है। साथ साथ में वर्किंग ग्रुप भी इन एडिशन वो भी उसके साथ काम करता था, और जूम मीटिंग वो भी डेली बुनियाद पे, एक जूम मीटिंग होती थी हमारी इलेक्शन कमीशन की, जो फेडरल कमिश्नर जो है रऊफ हसन साहब वो उसको हेड करते थे, और एक वर्किंग ग्रुप होता था इस इलेक्शन के बारे में जो इन चीज़ों का जायज़ा लेता रहता था, और उसमें हर वो ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए कोशिश की जाती थी। और हमने अपने तय बिल्कुल भरपूर कोशिश की है कि जो भी चीज़ हो सब ट्रांसपेरेंटली और अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके तहत। देखिए, ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब हम ये सारी प्रोसेस जो हमारा है वो इलेक्शन कमीशन के पास रखेंगे कि जनाब ये हमने कंप्लीट किया है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वो फिर उसको फाइनल डिटर्मिनेशन करके उसको जो भी डिसीजन देंगे तो उसके बाद जाके ये फाइनल होगा, और ये फिर हमारी पीटीआई की एक तंजीम साजी का आगाज़ होगा जो लोअर लेवल पे अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा, और उसके बाद हम फिर अपने निशान के लिए भी अप्लाई करेंगे जब ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड है जी कि आपके जो दो मेंबर हैं, आई थिंक उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौर साहब, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा नहीं बने हैं। अब जब आपके जो है वो दोबारा से अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है और आपको बल्ले का निशान दोबारा से दिया जाता है तो ये दोनों पार्टी में शामिल होंगे, और उसके साथ साथ जो आपके तमाम तर मेंबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है वो भी दोबारा से पीटीआई में शामिल हो जाएंगे, या 5 साल तक वो पार्लियामान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? देखिए, इसके ऊपर एक जजमेंट पहले से हो चुकी है। आपको याद होगा बंदियाल साहब ने एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए एक बैरियर खड़ा किया था। तो मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है, आगे जाके उसकी कानूनी पोजीशन क्या बनती है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि फ्लोर क्रॉसिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कास्टिंग वोट वो उस जजमेंट के तहत मना है। लिहाजा वो किस हद तक और किस तरह आगे जाके वो सूरत हाल इख्तियार होती है वो वक्त बताएगा। अभी उसके लिए कोई डिटर्मिनेशन नहीं दी जा सकती।